वालेकुम। अच्छा जी। बेटा हमने यहाँ तक डिस्कस किया था पेपर ये 9701 पेपर 42 फेब मार्च 2023 का पेपर है ये। और इसमें हाइड्रोलिसिस की बात हो रही थी। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। आपके पास तीन कंपाउंड्स हैं, एक आपके पास एसाइल क्लोराइड है, एक आपके पास एल्काइल क्लोराइड है, एक आपके पास एराइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजीन लगा हुआ है, फिनाइल क्लोराइड है, एक ही बात है। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि सीएल हटे और ओएच आए तो सीएल का बॉन्ड वीक होना चाहिए। क्या कहते हो? सीएल का बॉन्ड वीक होगा तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये है कि ओएच आकर अटैच हो जाएगा, यानी कि उसकी हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो जाएगी। ओके, उसकी हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि किस कंपाउंड में अब हमें ये देखना पड़ेगा कि किस कंपाउंड में सीसीएल का बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है और किस कंपाउंड में सीसीएल का बॉन्ड जो है वो वीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा एराइल क्लोराइड से, यानी कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब सीएल लगा हुआ होता है ना बेटा, तो वो बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है। उसकी वजह क्या? अब ये बॉन्ड स्ट्रांग है कैसे? तो बेटा होता असल में ये है कि लेट सपोज आपके पास जो है ना ये बेंजीन रिंग है। ये बेंजीन रिंग है। अब इस बेंजीन रिंग में आपके पास कौन लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। अब क्लोरीन का आपको पता है कि वो इसके पास तीन लोन पेयर्स होते हैं क्लोरीन के पास। तो ये लोन पेयर जो है ना वो डीलोकलाइज हो जाते हैं इनटू द रिंग, और बेसिकली जब वो डीलोकलाइज कर रहा होता है तो वो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो फिर तो ये टूटेगा ही नहीं। जब ये टूटेगा ही नहीं तो ओएच कैसे रिप्लेस करेगा? जब ओएच रिप्लेस नहीं करेगा तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, और जब ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा तो मैंने इसको किस कैटेगरी में रख दिया? हार्डेस्ट टू हाइड्रोलाइज। किस कैटेगरी में रखा मैंने इसे? हार्डेस्ट टू हाइड्रोलाइज। उसका रीजन मैंने क्या लिख दिया कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ओके। अब हम आते हैं एल्काइल क्लोराइड की तरफ। लाइक दिस इज योर एल्काइल क्लोराइड, राइट? तो बेटा एल्काइल क्लोराइड में क्या होता है? एल्काइल क्लोराइड में क्या होता है कि ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है ना, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। एल्काइल क्लोराइड में एल्काइल क्लोराइड में क्या होता है? इसमें जो सीसीएल का बॉन्ड है ना, बेसिकली वो जो एल्काइल ग्रुप आपका लगा हुआ है वो इसको, क्योंकि एल्काइल ग्रुप की जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपने, तो बेसिकली ये सीसीएल के बॉन्ड को क्या कर देता है? वीक कर देता है। सीसीएल बॉन्ड को क्या कर देता है ये? वीक कर देता है। एल्काइल क्लोराइड की बात कर रहा हूँ मैं। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जो है वो, तो सॉरी वीक नहीं करता, स्ट्रॉन्ग कर देता है। बात समझ आ रही है? स्ट्रॉन्ग कर देता है वो। आपको ये बात तो पता है ना कि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगा और ये जो हैलोजन है ये पार्शियल नेगेटिव होगा। और उससे पहले आपके पास तो ये जो आपका है, दिस इज इथाइल। अभी दो कार्बन है तो ये इथाइल हो गया। तो इसकी तो नेचर ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। एल्काइल ग्रुप की क्या नेचर है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट करता है तो बेसिकली ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ये बॉन्ड आपका क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसको मैंने रख दिया सेकंड कैटेगरी में। दिस इज योर एल्काइल क्लोराइड। ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मतलब कि इस वाले केस में था। बात समझ आ रही है? वो तो वो तो खैर वो था प्रो मैक्स, और ये है सिर्फ प्रो। ये है सिर्फ प्रो। अब उसके बाद इजी टू हाइड्रोलाइज कौन है? इजी टू हाइड्रोलाइज कौन है? इजी टू हाइड्रोलाइज आपके पास जो है वो एसाइल क्लोराइड है। ऑब्वियसली एक ही बचा है तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये क्यों है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्यों है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो बेटा एसाइल क्लोराइड में जो आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है ना, इसी को ही तो हम कहते हैं एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप ग्रुप बेसिकली होता क्या है? ये जो आपके पास CH3
C डबल बॉन्ड O है, दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। बस में जा रही है। तो एसाइल ग्रुप क्या करता है? एसाइल ग्रुप क्या करता है बेसिकली? इसमें ऑक्सीजन है। इसमें क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है ये? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो बेसिकली जो इसमें क्लोरीन का बॉन्ड होता है, तो जो आपके क्लोरीन का बॉन्ड है, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है बेटा, ये वीक हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये वीक हो जाता है। ये वीक इसलिए होता है क्योंकि ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा तो सीसीएल का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। जब ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा तो इट वीकन्स द बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन। सो अब जब वाटर से तुम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे ना, तो ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ओके। फिर कहता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जी। जी का स्ट्रक्चर बनाए। तो अब हुआ क्या इसमें? थॉट प्रोसेस क्या है? दिस इज कीटोन एंड ओवरऑल दिस इज एसाइल क्लोराइड। इनका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें अल्कोहल है, और ये आपके पास टेरिशरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन है। ओके। सेकेंडरी एमाइन क्या होता है? जब एक हाइड्रोजन हो और दो आर ग्रुप हो। तो ये दो आर ग्रुप है इसके साथ, ये दो आर ग्रुप है इसके साथ, और एक इसके साथ हाइड्रोजन है। ओके, सो दिस इज सेकेंडरी एमाइन। अब आप ये सोचो कि यार ये कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल बना कैसे, और ये सीएल हटकर ये लगा कैसे? बात तो ये है ना कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये वाला जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और ये जो कीटोन से अल्कोहल बना है ये रिडक्शन इक्वेशन है, रिडक्शन रिएक्शन। तो आप सोचो कि आपका जी क्या होगा? जी में क्या होना चाहिए? तो बेटा अब होता ये है कि जो जी आपका होगा ना, उसमें क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया होगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया होगा इस पूरे ग्रुप में। ये पूरा ग्रुप है जिसने क्लोरीन, जिसने क्लोरीन को रिप्लेस किया है। तो मैंने क्या किया? स्टेप 3 में इसको यहाँ लिख दिया। लेकिन इन एथेनॉल, अगर तुमने इन एथेनॉल नहीं लिखा तो सीएल हट के कौन लग जाएगा? ओ एच लग जाएगा। इसी पेपर में हमने ऊपर भी बात की थी, कोई ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें हमने एथेनॉल लिखना पड़ गया था। तो याद रखिएगा ये नेसेसरी कंडीशंस हैं कि एथेनॉल ही होना चाहिए बेटा, एक्वस नहीं होना चाहिए। एक्वस नहीं होना चाहिए, एथेनॉल होना चाहिए। ओके। ताकि वो क्या करे बेटा? वो क्या करे? ओएच को प्रिवेंट करे। अच्छा जी। अब ये बन गया, यानी कि आपका जो जी है ना, ये है वो बेसिकली। लेकिन अभी भी कीटोन रिमेनिंग है। अभी भी कीटोन रिमेनिंग है। अब आप इस कीटोन को क्या बनाओ बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल बनाओ। वो तो बड़ा आसान है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड ड्राई एथर यूज करो, तो आपका कीटोन क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। सिंपल सी बात है। अच्छा। द सिंथेसिस प्रोड्यूसेस टू इनैंशियोमर्स ऑफ दिस। डिफाइन इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स वो होते हैं, जब आप अपना ऑप्टिकल आइसोमर बनाते थे ना, तो ऑप्टिकल आइसोमर में दो आइसोमर बनते थे जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते थे। तो वो जो मिरर इमेजेस होते थे वो इनैंशियोमर्स होते थे। तो मैंने क्या लिखा? Molecules that are non-superimposable on each other that can rotate plane polarized light. Suggest one disadvantage of producing two। भाई दो enantiomers बनेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल होगा उसकी लोअर यील्ड बन जाएगी, क्योंकि वो अब मास दो में डिसाइड डिवाइड हो गया। ओके। तो आपके जो प्रोडक्ट जो आपको चाहिए था उसकी लोअर यील्ड मिली आपको। और सजेस्ट अ मेथड ऑफ अडेप्टिंग द सिंथेसिस टू प्रोड्यूस अ सिंगल एनैंशियोमर। अगर आप चाहते हो कि आपका एक ही बने, दो ना बने, एक ही बने, तो आप कोई इसमें कैटलिस्ट यूज कर लो। अच्छा जी। एनएमआर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कार्बन 13 एनएमआर। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ पीक्स दैट वुड बी सीन इन द कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ दिस। अब क्या होगा बेटा? ये भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। ओके। तो ये और ये जो है ये एक जैसे हैं। तो ये वन पीक, ये दूसरी पीक, ये तीसरी पीक, ये चौथी पीक, ये पांचवी पीक, ये छठी पीक। ओके। ये छठी पीक, 7, 8, 9, 10। ये 10 पीक हो गई टोटल। तो 10 पीक्स हैं टोटल आपके पास। ओके। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये और ये बिल्कुल सेम पीक क्यों नहीं है, तो बेटा
इसके नेबर में तो क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसके नेबर में कोई क्लोरीन है क्या? नहीं है ना, तो ये डिफरेंट इन्वायरमेंट है। ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स है बेटा, ये सेम इन्वायरमेंट नहीं है, याद रखिएगा ये बात। ओके, तो 10 पीक आ गई आपके पास एनएमआर स्पेक्ट्रम की। फिर क्या कहता है कि टेबल 5.1 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टिपिकल केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। ओके, अब इसमें अब वो बात कर रहा है प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम की। वो कहता है कि हमने इस कंपाउंड को डिसॉल्व कर दिया D2 में। अच्छा जी, अब एक पीक के बारे में तो इन्होंने ये वाली पीक है, ये वाली इज अ डबलेट इन मैथमेटिक्स यानी कौन सी पीक के बारे में बता रहा हूँ? H2 है, ओके, और इसका डबलेट आएगा क्योंकि इसके नेबर में एक ही आएगा, बिकॉज़ पड़ोस में ये बोले इसका डबलेट आएगा। Give details for each of the other three basic सबसे पहले तो मैं इसकी बात ये और चूंकि इसके पड़ोस में कोई हाइड्रोजन नहीं है, और ये तो पूरा है ये बेटा अगर आप इस टेबल को देखें फिर क्या है ये जो एच है वन हाइड्रोजन इसका ट्रिपलेट है, इसके पड़ोस में ये वाले दो हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन है इसकी जो है 0 है 3.2 to 4.0 यानी एंजाइम टेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कौन है? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। तो क्या हो गया? और एक बेंजीन की गैस की भी बात पर है, इसमें चार है, क्योंकि यहाँ तो भी हाइड्रोजन है ना, इसी क्वेश्चन। फिर क्या कहता है कि बेटा नेक्स्ट कंपाउंड क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन फेज इन दिस एक्सपेरिमेंट। बेटा ये जो क्रोमेटोग्राफ टिक कर देते हैं इस पेपर पर, सिलिका जर्नी का सिलिका सस्टेन अच्छी सेपरेशन टेबल 6.1 shows the highest times यहाँ इन्होंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या बताई कि वाटर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज अ पोलर सॉल्ट, राइट? तो अब बता रहे हैं जो एन है ये फॉर्म है सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ द एटम निकालो distance of spot divided by the distance of solid. Distance of spot, distance of solid. तो मैंने इसकी आगे मैंने इसकी रखा, मैंने इसकी रखा, इस तरह से मैंने इसकी रखा और मैंने इसकी आगे distance of spot जो भी हुआ है, distance of solid का पास क्या है? distance of solid क्या है? ओके, तो मैंने डिवाइड करा दिया। So this is plus, this is plus, फिर कहता है why the metal atoms less form that is तो भाई आपको क्या है ओके, तो जब वो वाटर था तो
फिर कहता है कि students raise the TSC page, it takes massive files like some of this stages as some of the identify the lines displays वो exchange से इससे स्टॉप कर रहा है और ये स्टॉप बेसिकली ये लाइगेंड पे डिपेंड करता है तो यहाँ पर बता दिया कि SCN से उसकी वजह क्या थी क्योंकि SCN आपका लाइगेंड है SCN क्या है आपका लाइगेंड है लाइगेंड इज नेगेटिव और ये कह रहा है कि कलर चेंज भी हो रहा है कलर चेंज का मतलब कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो आप बता दो क्यों हो रहा है तो हमने बता दिया अच्छा जी कंप्लीट द इक्वेशन तो बेटा ये इन्होंने यहाँ पर क्या किया था ये आपका कंपाउंड है इसका रिएक्शन करवाया KOH के साथ KOH के साथ करवाया तो KOH इज अ बेस KOH इज अ बेस तो बेस क्या करेगा हाइड्रोजन को ले लेगा और सॉल्ट बना देगा ऐसे ही एसिड प्लस बेस ये सॉल्ट एंड वाटर तो ये जो OH का H बचा हुआ है ना अब ये भी रिप्लेस हो जाएगा तो इसकी जगह कौन आके लग जाएगा K आके लग जाएगा तो अब कितने K हो गए 2 K हो गए आपके पास कितने K हो गए 2 K हो गए आपके पास तो K2 बन गया क्या बन गया K2 बन गया दिस इज K2 राइट दिस इज K2 बाकी तो वही है वाटर बन गया सॉल्ट बन गया सिंपल सी इक्वेशन सब कुछ मैंने वैसे ही लिखा C8 H5 O4 O4 K1 बट K2 है ना आसान है ना सिंपल सी बात है ओके pH of the buffer solution show on your working बेटा बफर सॉल्यूशन की pH फाइंड आउट करने का आपको पता हो कि ये हमारे पास Ke है Ke की एक्सप्रेशन है यानी इस इक्वेशन की Ke की एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तो अब इन्होंने बफर की कुछ इंफॉर्मेशन दी है आपको क्या बोला कि 20 cm³ ऑफ 0.15 मोल पर डी क्यूब ऑफ KOH लिया और 50 cm³ ऑफ 0.1 मोल पर डी क्यूब आपने इस सॉल्ट कर लिया ओके ये जो भी है आपके पास एसिड है ये बन के क्योंकि OH है ना इसके अंदर H+ यहाँ से चला जाएगा तो ये बेस है और ये एसिड है आपका ये सॉल्ट बना और वाटर बना तो बेटा अब आप क्या किए अब ये कीजिएगा कि आप बेस के मोल निकाल दें मैंने निकाल दिए concentration times volume this is concentration this is volume को मैंने dm क्यूब में चेंज कर दिया 1000 से डिवाइड करा दिया या 10 की पावर -3 लिख दिया एक ही बात तो मेरे पास मोल्स आ गए किसके बेस के फिर मैंने एसिड के मोल्स निकाले concentration times volume 50 वॉल्यूम था मैंने डिवाइड करवा दिया 1000 से तो इसको dm क्यूब में चेंज कर दिया तो ये आपके पास एसिड के मोल्स आ गए ओके तो फिर मैंने ये देखा कि यार ये एसिड के मोल्स हैं ये बेस के मोल्स हैं इसमें जो कम मोल्स हैं वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है लिमिटिंग रिएक्टेंट इसलिए हम इसको करते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट के मोल्स डिसाइड करने हैं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट को डिसाइड करता है यानी कि अगर मैं आपको कहूँ आपके पास 4 टी-शर्ट्स हैं और 3 ट्राउजर्स हैं और 3 क्या है ट्राउजर्स कितने सूट बनेंगे आपको बनेंगे आपको क्यों आपको अपनी प्रोडक्ट को डिसाइड किया तरीके से तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जब आपको पता लग गया जब लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको पता लग गया बेटा तो अब आपने मोल रेशो लगाकर मोल्स ऑफ सॉल्ट फाइंड आउट कर दिए तो जो इसके मोल्स हैं वही सॉल्ट के भी मोल्स हैं जो इसके मोल्स हैं वही सॉल्ट के भी मोल्स हैं क्या कहते हैं तभी हमने दोनों के मोल फाइंड आउट किए और मोल फाइंड आउट करने के बाद हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट बता दिया कि यार ये लिमिटिंग रिएक्टेंट ओके हो गया
अच्छा, चूंकि एसिड के मोल ज्यादा है तो भाई अब बताओ रिमेनिंग कितने होंगे। तो ऐसी बात है, जो चीज एक्सेस में होती है तो आपको रिएक्शन को रिमेनिंग होगी, बची हुई होगी। तो मैंने सब्ट्रैक्ट करवा दिए इसके मोल्स को बेस के मोल्स को, तो रिमेनिंग बचे आपके पास एसिड के मोल जो कि 2 एक्सपोनेंट -3। ओके, अब ये आपके पास एसिड के मोल आ गए, ये आपके पास सॉल्ट के मोल आ गए। ओके, अब मैंने के लगाया यहाँ पर। अब मजे की बात यह है कि आपको पीके दिया हुआ है, पीके को यूज करके आप क्या करो, के को फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करें, नेगेटिव लॉग ऑफ के इज इक्वल टू पीके, के की वैल्यू पुट की, एंटी लॉग लिया और मेरे पास के आ गया। के आ गया, के को आप यहाँ पुट करो और यहाँ से आप H प्लस को निकालो। H प्लस को इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मुझे पीएच के फॉर्मूले में पुट करना है। पीएच का फॉर्मूला होता है ना, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो मैंने क्या किया, H प्लस को फाइंड आउट किया यहाँ से। सही है जी। तो सॉल्ट के मोल भी मेरे पास है जो कि ये है। ओके, और मेरे पास एसिड के मोल्स भी हैं, मेरे पास एसिड के मोल्स भी हैं। ओके, मैंने सारी वैल्यूज के साथ पुट किया और मेरे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आई, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आई। तो मैंने उस H प्लस को यहाँ पुट किया और मेरे पास पीएच आई, दैट इज 5.58। तो क्या हो गया जी, और ये पेपर खत्म हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में